मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या है कि सारी डेटा वैल्यूज जो है वो अटोमिक होनी चाहिए हमारे पास, तो वो फर्स्ट नॉर्मल में होगा, नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी उसकी। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को करना है तो मस्ट है कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और उसके अलावा नो नॉन की एट्रीब्यूट इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन अ कैंडिडेट की। ठीक है, कोई भी जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट है वो पार्शली डिपेंडेंट ना हो किसी भी अदर कैंडिडेट की के ऊपर। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या थी कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। अगर हमने किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है तो जरूरी है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, प्लस कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड कर रहा हो ट्रांजिटिव ऑन अ कैंडिडेट की। ठीक है, तो हम इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो यूज कर लें। फिर मैंने आपको बताया था लूजलेस डिकम्पोजिशन के अंदर हमारे पास लूजलेस डिकम्पोजिशन कैसे जनरेट हो रही है कि हमें प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। आप लोगों ने जॉइंट्स वगैरह देखे हैं किसी और क्लास में? जॉइंट्स, आवाज आ रही है आपको? नो सर। नो जॉइंट्स तो सर, हाँ, तो फिर हम ये जॉइंट्स पढ़ लेंगे। जॉइंट्स नहीं देखे। हाँ, बेसिकली जॉइन जो है ये आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। इक्वी जॉइन पढ़ेंगे, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन पढ़ेंगे, आप नेचुरल जॉइन पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या करता है कि दो जो रिलेशंस हैं, दो टेबल्स हैं, ठीक है, तो उसमें जॉइन लगा के मल्टीप्लाई करके जो सेम रिजल्ट्स होते हैं ना, मतलब दो टेबल्स में लाइक ये हमारे पास ए बी है और ए बी और सी है। ठीक है, तो जब हम इसमें जॉइन लगाएंगे ना तो जो रिपीटेड कॉलम्स है ना वो एक दफा आएंगे। मेरी बात समझ आई आपको? तो हम जॉइंट्स के जरिए जो है वो हम रेपिटेशन खत्म कर सकते हैं। लाइक ए बी और सी है, तो मुझे ए बी और सी जो है वो तीन जो है वो कॉलम के रिजल्ट्स आएंगे इंस्टेड ऑफ 5 के। ठीक है, कि ए हमारे पास दो बार है, बी हमारे पास दो बार है और सी एक बार है, तो इसलिए हम जॉइंट्स लगाते हैं। फिर हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे पास जॉइंट्स की टाइप्स है, कौन कौन सी जॉइंट, लेफ्ट है, राइट है, इक्वी जॉइन है। ये हमारे पास जॉइंट की टाइप्स हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट जॉइन लगाएं तो लेफ्ट वाला हमारा सारा टेबल आए और राइट वाले की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएं, और जो अगर वैल्यूज हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं है उस पर हमारे पास नल वैल्यूज आ जाएंगी। ये हम डिटेल्स देख लेंगे जॉइंट्स। ठीक है, अभी जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस स्लाइड में वो हम देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको जो है वो सिंबल्स पता होने चाहिए अलजेब्रिक क्यूरी लिखने के लिए। तो जहाँ भी ये मैं एरो शो कर रहा हूँ आपको, मैं एक मिनट स्पॉटलाइट शेयर करता हूँ। ये स्पॉटलाइट मेरी नजर आ रही है? तो ये हमारे पास जॉइन का साइन है। इसके अलावा ये जो हमारे पास पाई का साइन है ना, ये सिलेक्ट, ये जो हमारे पास है ना, ये इसको हम कहते हैं कि इसमें हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से टेबल सिलेक्ट करने हैं। तो हम कहते हैं सिलेक्ट कौन से टेबल में से कौन सी रो सिलेक्ट करनी है, कौन कौन से जो है वो कॉलम सिलेक्ट करने हैं, वो हम इसके थ्रू करते हैं, पाई के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे हमने ये हमारे पास सिलेक्ट का जो है वो सिंबल है। अगर हमने वेयर की क्लास लगानी हो, लाइक मैं एक क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ए, बेसिकली ए कॉलम मुझे अगर चाहिए तो सिलेक्ट ए फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम आर है, वेयर, वेयर अगर मैं क्यूरी लगाऊं वेयर सी इक्वल टू डी वैल्यू, तो ये मेरे पास सिंपल जो है वो एसक्यूएल की क्यूरी है। अगर इस एसक्यूएल की क्यूरी को मैं जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन में करना चाहूँ तो सिलेक्ट की जगह जो है वो मैं, जो मैंने आपको बताया था पाई का साइन है वो यहाँ पे तो ऑब्वियस है नहीं है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ के लिए कोई साइन नहीं चाहिए। कैसे ड्रॉ करते थे, एनी आइडिया? फॉरगेट अबाउट, कहाँ से होता था ड्रॉ?
सर इंसर्ट में देख इंसर्ट पे कई ऑप्शन होता था, मिल गया। तो बेसिकली हमारे पास अगर मैंने ये जो हमारे पास क्यूरी है ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप गौर से सुन ले। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। अगर इसको मैंने अल्जेब्रिक के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मैंने इसको अल्जेब्रिक क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये जो क्यूरी है हमारे पास, इसको मैं कैसे लिखूंगा? सिलेक्ट की जगह मैं लिखूंगा, सिलेक्ट की जगह ये पाई का साइन लगाऊंगा, सिलेक्ट कहूंगा, क्या सिलेक्ट करो, कौन सा? ये वाला एक, ए, हाँ ये वाला एक कॉलम सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर, फ्रॉम द टेबल, कौन से टेबल में से? फ्रॉम टेबल आर। तो वेयर की क्लॉज में मैं क्या लिखूंगा? वेयर का मतलब होता है अब कौन सी उसमें सिलेक्शन लगानी है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? ये ऑपरेटर लगाऊंगा, ये सिलेक्शन का ऑपरेटर है, ठीक है, ये सिलेक्शन का ऑपरेटर लगाऊंगा। और फिर इसमें मैं बता दूंगा वेयर सी इक्वल टू डी, जहाँ पे ये जो सी की वैल्यू है, जैसे ये सी इक्वल टू डी है, तो सी में भी सी पड़ा हुआ है, डी में भी, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो टेबल की जो आउटपुट आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ये नजर आ रही है आपको कि ए कौन, जहाँ पे सी और डी इक्वल है, सी और डी कहाँ पे इक्वल है? जब दोनों की वैल्यू सी सी आ रही है या दोनों की वैल्यू ए आ रही है। बात समझ आ रही है आपको? इस जगह पे, जी सर। इस जगह पे और इस जगह पे, जहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज सेम आ रही है ना, उनकी वैल्यूज लेके आओ। तो ए में हमारे पास वो क्या है? 3 पड़ा हुआ है, जिसकी ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, और हमारे पास वो 1 पड़ा हुआ है, जिसकी ये वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ये दो वैल्यूज लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये वाला टेबल हमारे पास जो है वो आ गया। वेयर सी इक्वल टू डी किस में से लेके आओ? टेबल आर में से। तो ये वो आर का टेबल है, ये वो आर का टेबल है, जिसमें से हम क्या करके लेके आएंगे? हमने क्या वैल्यूज लेके आनी है? ए और बी की वैल्यूज लेके आनी है। यहाँ पे मैंने अलजेब्रिक क्यूरी में ए लिखा था, आप बी भी कर दें। ए और बी कॉलम में से वो वाली वैल्यूज लेके आओ जिनमें सी और डी की सेम वैल्यू है। तो सी और डी में सेम वैल्यू किसकी है? 1x की वैल्यू है, तो ये 1x की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमारे पास सी और डी की वैल्यू सेम आ रही है, ए, तो हम इनके जो वैल्यूज हैं वो शो कराएंगे, दैट इज 3 और z। तो ये 3 और z शो हो गया। समझ आ गया आपको कि ये हमारे पास वेयर की क्लॉज है, वेयर सी इक्वल टू डी रिलेशंस में से ले आओ। तो हमने सिलेक्ट के लिए क्या लगाना है? पाई का साइन लगाना है। तो ये इसकी अलजेब्रिक फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हमारे पास जो है वो सिलेक्ट ए, मैं ये स्क्रीन पे जो लिखा है ये रिमूव कर लूं। कुछ ना समझ आए आपसे तो आपने मुझसे जो है वो पूछ लेना है ऑन द स्पॉट, ताकि मैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर सकूं। सो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रिक क्यूरी जो है वो प्रोडक्ट की, देखें एक काम जो है ना वो हम प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, यही काम हम जॉइन से भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में वो डेटा डुप्लीकेट होके भी आ सकता है हमारे पास, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम उससे बेहतर है हम जॉइंस अप्लाई करते हैं उसमें। रिलेशनल अलजेब्रा रिमाइंडर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? R1 और R2। हमने एक ऐसी क्यूरी लगानी है जिसमें R1 से भी हमें डेटा चाहिए और R2 से भी हमें डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें प्रोडक्ट की क्यूरी भी लगा सकते हैं, हम ज्वाइन भी लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट की क्यूरी हम कैसे लगाएंगे वो मैं आपसे शेयर कर। अब R1 क्रॉस R2 है, दिस मीन्स दैट ए बी एंड ए सी, अगर यही हम ज्वाइन लगाते तो ए हमारे पास 2 दफा आता या 1 दफा आता टेबल में?
सर एक दफा आएगा। एग्जैक्टली जब हम ज्वाइन लगाएंगे तो हमारा टेबल में एक बार आएगा, लेकिन हमने अब क्रॉस प्रोडक्ट यूज की है तो उसमें हमारे पास देखें ए जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ज्वाइंस की दो दफा इंपॉर्टेंट। आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको ज्वाइंस की जो है वो मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा था कि ज्वाइन जो है वो ज्यादा बेटर सर है। ये 3 दफा क्यों शो हुआ है सर? सॉरी। सर ये 3 दफा क्यों शो हुआ है? वन और मल्टीप्लाई यानी एक्स, वन एक्स 3 बार क्यों शो हुआ है? हाँ यानी ये तीन तीन दफा ही क्यों? हाँ ये बेसिकली जो ए है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो इसका फर्स्ट रो है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम चीज। अब ए का जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो वन जो है वो पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ए का जो फर्स्ट सेल है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए का जो सेकंड सेल में 2 पड़ा है वो फिर तीन तीन दफा इनसे मल्टीप्लाई हुआ। इस वजह से जो है ये हमारे पास जो है 9 आएंगे, 1 2 3 और फर्दर 2 × 3 8 हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एक मैं वो देख रहा था कहाँ से शो हुआ था हमें। ये एरो नजर आ रहा है आप सबको स्क्रीन पे? जी सर। हाँ। जी सर। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ए और बी है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ए मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ऑफ ऑल बी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1x, ठीक है। फिर हमारे पास दोबारा मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर हमारे पास 1x आएगा, फिर तीसरी दफा मल्टीप्लाई होगा फिर आएगा 1x। तो ये हमारे पास दिस मीन दैट 3 दफा हमारे पास वैल्यूज है। फिर हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y के साथ एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि r2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वैल्यू जो फिर यही वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर यही वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 दफा आ गया। फिर हमारे पास 2 जो है 2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है y से, फिर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y से, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से। सिमिलरली अगर आप देखेंगे R2 में हमारे पास क्या है, 1 2 3 W V और U। अब ये हमारे पास 2 टाइम क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि हमारे पास R1 में 2 हमारे पास कॉलम्स थे तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास ये सारी वैल्यूज। ये इसी तरह है कि जैसे आप कर लें, ये टोटल वैल्यूज 8 होंगी, 1 2 3, कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 3 हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो कैसे आएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास वैल्यूज होंगी कि R1 जो है वो, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लें इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कि हमारे पास 2 कॉलम थे मल्टीप्लाई हुए 3 से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट आई R×2 की वो 6 हमारे पास आउटपुट आ गई। तो अगर हम इन वैल्यू से, रेपिटेशन ऑफ वैल्यू से बचना चाहते हैं, इसका ये मतलब है कि इतनी यूनिक वैल्यूज हमारी बनेंगी कि जब हम 2 टेबल्स के अंदर से डेटा लाएंगे, R1 बेसिकली टेबल वन है और R2 हमारे पास टेबल 2 है। तो अगर हमारी एक क्यूरी ऐसे होती है कि जो टेबल 1 से भी डेटा लेके आए सारा और टेबल 2 से भी डेटा लेके आए, तो जो रिजल्टेंट आउटपुट शो होगी वो आपको ऐसे शो होगी कि ए बी से जो हमारे पास डेटा है वो इस तरह हमारे पास आ जाएगा, और ए और सी का जो डेटा है वो हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये कुछ समझ आई है आपको इसकी? सर ए और सी का समझाते हैं। ए और सी, अब ए और सी बेसिकली हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास जो थर्ड वैल्यूज हैं इसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 बार हमने लिखी है, क्योंकि ये 2 बार हमारी क्यूरीज, क्योंकि मल्टीप्लाई की क्यूरी है तो ये 2 बार हमारे पास क्यूरी के अंदर आएंगी R1 R2 में। तो हमारे पास बेसिकली ये 3 वैल्यूज थी ए और सी की, 1 2 3, और सी की वैल्यू थी W V U।
तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफा एज इट इज हमारे पास आ जाएंगी 1 2 3 WVU। सिमिलरली हमारे पास क्योंकि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड टाइम दोबारा हमारे पास आएगी 1 2 3 WVU। आप इसको 2 ले लें, R1 के आगे आप यहाँ पे 2 लिख लें, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे 3 लिख लें। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। लाइक दो हमारे पास इसमें कॉलम्स हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो हमने क्या करना है, रिपीट करना है R1 क्रॉस R2। तो हम इसे कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 6 वैल्यूज आएंगी। ये ऐसे ही है कि हमने एक एट्रीब्यूट को ऐसे लिखा, लाइक अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 0 0, फिर लिखेंगे 0 0 1 0 1 1, देन हम लिखेंगे 1 1 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली फिर हमने क्या करना है, इसके 6 वैल्यू कंप्लीट करनी है। अगर आप एक 1 को जो है वो 0 कंसीडर कर लें, फर्दर मोर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 1। अगर 2 क्रॉस 3 करें तो लास्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या बनेगा, 1 1 0। 1 0 0। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल कितने इसके कॉम्बिनेशन बने। अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं तो हम अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 6 एट्रीब्यूट्स हमारे पास बने। सिमिलरली हमारे पास जब हम R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट्रीब्यूट क्या बनेंगे, A को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A हमारे पास जो है वो 1x पुट करेगा। फिर हमारे पास ये अगर कंप्लीट रो देखें, A B और A और C से 1x 1w, ये देख लें, सॉरी यहाँ पे देखें, हमारी पहली आउटपुट क्या आई, 1x 1w। ये हमारे पास पहली आ गई जो मैंने आपको बताया था 0 0 0। फिर मेरे पास 1x 2v आएगा। बात मेरी समझ आ रही है। 1x हमने पहले ये वाली रो ली, इससे मल्टीप्लाई की 1w से, AC से। फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या होगी, दोबारा हमने 1x को लिया, किससे मल्टीप्लाई किया, 2v से। समझ आ रही है आपको। जी सर। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि पहले हमने A B की वैल्यूज ली, कौन सी थी, 1x को किससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो ऑफ सेकंड टेबल, दैट इज 1w। तो 1x 1w हमारे पास आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि हमारे पास पहली रो को कितने सारी जो हमारे पास रोज हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो फिर मैंने क्या किया, 1x को 2v के साथ मल्टीप्लाई किया, 1x 2v। थर्डली फिर मैंने क्या किया, 1x को 3u से मल्टीप्लाई किया, तो 1x और 3u आ गया। सिमिलरली फिर हमने सेकंड रो ले ली, सेकंड रो को फिर हमने जो है वो सेकंड टेबल की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 2v 2y 1w, 2y 1w। फिर हमने क्या किया, 2y 2v के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2y 3u के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब क्लियर हो गया आपको। जी सर, हो गया। यस सर। हाँ, तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह होती है कि हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 क्रॉस 3, तो 2 रोज हैं हमारे पास, तो पहली रो को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी रो को इन 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 क्रॉस 3 थे हमारे पास, तो 6 हमारे पास रिजल्ट आ गए। तो नॉर्मली हम इसको इस तरह भी देख लेते हैं। सर ये हम क्यों करते हैं, मतलब पहले जो हमने जॉइंट लगाया था उसमें तो ये था ना कि रेपिटेशन रिड्यूस होती है, तो इसमें तो दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या फंक्शन होगा फिर। हाँ, तो यही मैं आपको बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में ये रिडंडेंसी आती थी, इस वजह से हमने इसका जो सोल्यूशन था ना वो जॉइंस आया था। तभी मैंने आपसे पूछा ना, आपने जॉइंस नहीं पढ़े तो वो फिर हम किसी और क्लास में पढ़ लेंगे। जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका सोल्यूशन हमारे पास जॉइंस आए थे। ठीक है कि हमारे पास, हाँ, जितना डेटा है वो ही ओके। हमारे पास है, डेटा की डुप्लीकेशन हमारे पास ना है ना।
हमने उसके बाद हमने क्या देखना है? अच्छा, ये मैंने अभी आपसे शेयर किया था, ये स्लाइड में मौजूद है, ये भी हम दोबारा देख लेते हैं। मैंने अभी आपको क्यूरी दिखाई ना, while I am on the subject like select A and B. What is A and B? Anybody? A and B क्या है जी? कॉलम से सर कॉलम्स हैं। वेरी गुड। के ए बी हमारे पास हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ए बी हमारे पास कॉलम है। फ्रॉम R1 R2 R3 क्या है हमारे पास? टेबल्स हैं। गुड। कि R1 R2 हमारे पास और R3 टेबल है। आखिर में क्यूरी क्या लगाई है? वेयर सम प्रॉपर्टी ए अल्फा होल्ड। ठीक है, आगे हमने क्या, जिसमें प्रॉपर्टी ए होल्ड कर रही हो, तो प्रॉपर्टी ए हमारे पास जो है वो हम देख लेंगे। दैट ट्रांसलेट इनटू द रिलेशनल अलजबरा। रिलेशनल अलजबरा क्या है? सिलेक्ट, सिलेक्ट का ये साइन है ए एंड बी। ए एंड बी एट्रीब्यूट सिलेक्ट करो। वेयर, वेयर में हमने देखनी है प्रॉपर्टी वेयर अल्फा इक्वल टू R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3। इज दिस मीन्स दैट कि अगर हमारे पास तीन टेबल हैं, अगर हमारे पास तीन टेबल हैं, तो तीन टेबल्स के दरमियान, अभी तक तो हमने दो टेबल्स का देख लिया ना, दो टेबल्स के दरमियान हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख ली। अगर हमारे पास तीन डेटा के दरमियान है, तो तीन डेटा के दरमियान में हम कैसे लगाएंगे? सिमिलरली जैसे R1 और R2 के साथ लगाया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसी तरह हम R3 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं ना आप लोग? जी सर। जी सर। हाँ, अब रिलेशनल अलजबरा को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें और नेचुरल जॉइन से करें, अब हम इसको नेचुरल जॉइन से करके देखते हैं। अगर आप नेचुरल जॉइन से करके देखेंगे तो हमारे पास इनकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब आप देखेंगे आपको रिड्यूस्ड वैल्यू नजर आएंगी। वहां पे 6 वैल्यूज मिली थी आपको, तो यहाँ पे आपको कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? 2। तो अब आपको समझ आई कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्या इश्यूज थे जो नेचुरल जॉइन ने सॉर्ट आउट करके दे दिए। अब उसने सॉर्ट आउट कैसे Yes, किया sir. है? उसने कहा R1 और R2 में जॉइन लगा दो, जो सेम चीजें हैं वो एक दफा लिखो और उसके बाद जो अलग चीजें हैं वो लाके लिख दो। अब उसमें जो हमारे पास नेचुरल जॉइन था, उसमें हमारे पास जितने मैच हुए इक्वली वो हमारे पास आ गए। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई 1x 1w से, तो 1x के आगे w आ गया। 2y जो है उसकी c के साथ अगर उसका कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो हमारे पास a तो उसकी प्राइमरी की है ना, तो हमने a एज इट इज लिखा। 2y हमारे पास यूनिक था, y हमने वैल्यू लिख दी। उसके बाद c में हमारे पास v था, तो हमने R1 क्रॉस R2 किया, तो हमारे पास नेचुरल जॉइन में रिड्यूस रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। दिस मींस दैट अगर यहाँ से अगर आप पढ़ें नेचुरल जॉइन में, तो R1 जॉइन R2, इसमें क्या लिखा है? सिलेक्ट R1, R1 में से ABC ले आओ। ठीक है, R1 में से जितना भी टेबल है कंप्लीट उठा के ले आओ, A B और C। वेयर R1 डॉट A इक्वल टू R2 डॉट A, वेयर जिसमें जो A की वैल्यूज हैं वही जो R1 में वैल्यूज हैं A की, वही R2 में वैल्यूज हों A की। बात समझ आई कि R1 में भी ये हमारे पास A वैल्यू पड़ी हुई है, R1 में भी हमारे पास ये A वैल्यू पड़ी हुई है जिसके 1 और 2 एट्रीब्यूट है। R2 में भी वो वाले वैल्यूज पड़ी हैं जिनमें 1 और 2 है। तो हमने ये A की वैल्यू एज इट इज लिख दी, जो इसके साथ वैल्यूज थी वो हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल जॉइन। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? जी सर सर। मतलब जितने ज्यादा टेबल होंगे रिजल्ट उतना कम होगा सॉरी, दोबारा वैल्यूज। दोबारा पूछिएगा। सर मतलब जितने ज्यादा टेबल होंगे हमें वैल्यूज उतनी कम मिलेंगी। जितने ज्यादा टेबल्स होंगे वैल्यूज उतनी कम मिलेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये नेचुरल जॉइन पढ़े। नेचुरल जॉइन को मैंने आपको अलजेब्रिक क्यूरी लिखने का तरीका बताया और उसकी आउटपुट बताई कि ये जब जॉइन लगेगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी। लाइक मेरे पास R1 और R2 दो टेबल थे, जब हमने इसमें क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास कितने रिजल्ट आए? 6 रिजल्ट आए। देखे थे आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, फर्स्ट इन 3 से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड टेबल का सेकंड रो इस 3 से तो 6 रिजल्ट दे दी। लेकिन जब हमने इसमें नेचुरल जॉइन लगाया तो उसने हमें क्या कह दिया कि सिलेक्ट कर लो R1 में से सारे एट्रीब्यूट
ठीक है, हाँ, और R2 में से वो एट्रीब्यूट जो A से मैच कर रहे हो, तो A से कौन से मैच कर रहे हैं, दोनों में A, ये इसकी की थी राइट। 1 और 2 कंपेयर होके हमें ये दो जो है रो एज अ आउटपुट दे दिए, तो जॉइन ने हमें रिड्यूस रिजल्ट दिया, डुप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है। सर ये ज्वाइन में नेचुरल ज्वाइन में कंडीशन यही सेम रहती है या फिर हमें कंडीशन चेंज करके मिलती है? नहीं, नेचुरल जॉइन में हमें एज इट इज लिखना पड़ता है, एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ है। 2 रोज हैं तो ऐसे लिखेंगे एज इट इज, 3 है तो R1 ठीक। ज्वाइन R2 ज्वाइन R3 लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो थर्ड जो हमारे पास टेबल होगा ना R3, उसमें भी A सेम होगा और साथ D की वैल्यू होगी, तो जो C के आगे हम D लगा के X Y जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वो लिख देंगे। ठीक है, वन डिकम्पोजिशन लूजलेस, ये अब वो सारी क्यूरीज को मॉड्यूल और लेक्चरार में जो है उनके लिहाज से देखेंगे। मॉड्यूल और लेक्चरार हमने जो है वो जो हम नॉर्मलाइजेशन में पढ़ते आ रहे हैं लास्ट जो हमने देखे थे कि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, मॉड्यूल, लेक्चरार और टेक्स्ट था और डिपार्टमेंट भी था। ठीक है, ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, ये हम देख लेंगे। अब इसमें क्या क्या हुआ है, सिलेक्ट मॉड्यूल और लेक्चरार फ्रॉम टेबल आर, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। सिलेक्ट मॉड्यूल और टेक्स्ट फ्रॉम रिलेशन, तो हमने ये आउटपुट निकाल लिया। तो 2 इसके हमारे पास टेबल बन गए एक टेबल से, मॉड्यूल का लेक्चरार के साथ और मॉड्यूल का टेक्स्ट के साथ जो हमारे पास है। सर मतलब कि हम नॉर्मलाइजेशन ये जॉइंट लगा के ये क्यूरी के जरिए भी कर सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन हम क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं? बेसिकली ऐसा होता है कि वो रिजल्ट्स बताए गए हैं कि अगर आपकी नॉर्मलाइज्ड होगी तो आपके कैसे रिजल्ट्स आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे रिजल्ट्स आएंगे, और हमारे पास जब ज्वाइन लगाएंगे तब हमारे पास कैसे रिजल्ट्स आएंगे। हम बेसिकली ओके सर। हम बेसिकली नॉर्मलाइज्ड करके ना डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं ताकि हमारे पास एम्बिग्विटीज जो हैं वो कम से कम आए। ठीक हो गया। लेकिन ज्वाइन में तो हम दो टेबल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आई, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट है। आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि ज्वाइन लगाना तो मतलब ये होते हैं, तो यहाँ पे तो ये एक टेबल से मजीद 2 सेपरेट टेबल्स बन रहे हैं, तो ये ज्वाइन लगाना ही होगा ये भी? नहीं, बेसिकली ये बताया जा रहा है व्हेन इज डिकम्पोजिशन इज नॉट लूजलेस। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज जब नहीं होंगी तब हम जो है वो डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, ये वो बताया जा रहा है। नो फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जब हम इन दोनों को अलग अलग टेबल कर देंगे ना तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं रहेंगी, ये वो चीज बताएगी। ये ज्वाइन बेसिकली बताया गया था आपको कि जब आपके टेबल जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो चुके होंगे, फुली नॉर्मलाइज्ड होंगे, तो आपने अगर 2 टेबल में से डेटा लेके आना है तो 2 तरीके हैं, आइदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं प्रोडक्ट रूल के साथ थ्रू, या आप ज्वाइन लगा के कर सकते हैं। वो क्यूरी की टर्म भी मैं आपको साथ समझा रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दी है। अब बेसिकली हम क्यूरीज से देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑब्वियस है हमने नॉर्मलाइज करके एक टेबल को 4 टेबल्स में डिवाइड कर दिए, अब अगर हमें 2 टेबल से डेटा चाहिए तो हम कैसे लेंगे, आइदर क्रॉस प्रोडक्ट से ले सकते हैं हम डेटा को, जो हमें नजर आएगा डेटा वो क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसा नजर आएगा और ज्वाइन से हमें ऐसा नजर आएगा कि किसी में हमारे पास डुप्लीकेटेड डेटा आएगा, डेटा एक ही डेटा 2 बार नजर आएगा क्रॉस, लेकिन ज्वाइन में वो रो हमारे पास एक दफा आएगी। समझ आई मेरी बात आपको? सर हमें कैसे पता होगा कि हमने कौन से टेबल में ज्वाइन लगाना है, कौन से में क्रॉस लगाना है? हाँ, तो वो ऑब्वियस है, आपको अगर पेपर में या कहीं पे सवाल किया जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि ऐसी आउटपुट लेके आओ। मेरी बात समझ आई अच्छा। कि हाँ कि ऐसी आउटपुट जी लेके आओ, जी। तो आपको समझ आ जाएगी कि यार कम से कम ऑब्वियस है जितना कम डेटा और यूजफुल डेटा होगा
ठीक है। बेसिकली एक एक यूजर्स को तो एक यूजफुल डेटा ही चाहिए होता है ना, रिडंडेंट डेटा तो नहीं चाहिए होता। तो वो ये बताया जा रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई से डेटा हमारे पास ज्यादा आएगा, अगर ज्यादा डेटा आएगा उतना आपके पास ग्रिड व्यू में डेटा शो होगा, उतना डेटा को लाने के लिए जो टाइम लगेगा, तो इसलिए जॉइंस आए थे। जॉइंस इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप डेटा ला सकते हैं, जॉइन से भी ला सकते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप जो है वो डेटा को जॉइन के थ्रू लाना चाहते हैं, अपनी क्यूरी में जॉइन लगाना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से डेटा लेके आना चाहते हैं। ठीक। फर्दर मोर हमने देखा था नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल क्या है, वी हैव अ टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर इन ऑनलाइन स्टोर। हम जैसे ऑनलाइन स्टोर की हम एग्जांपल है, ईच एंट्री इन द टेबल रिप्रेजेंट एन आइटम ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो उसमें कॉलम्स क्या हैं, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, एड्रेस, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। प्राइमरी की हमारे पास कौन सी होगी, ऑब्वियस है ऑर्डर या प्रोडक्ट, ये दो हमारे पास जो है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ईच ऑर्डर इज फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर। तो ऑर्डर और कस्टमर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। कस्टमर और एड्रेस फंक्शनल डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट और उसकी यूनिट प्राइस ऑब्वियस है डिपेंडेंट है। ऑर्डर और उसका एड्रेस डिपेंडेंट है। फिर मैंने आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म बता दी थी कि जिसमें क्या हो, नो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो, कि कोई भी जो है वो पार्शियल डिपेंडेंट ना हो किसी कैंडिडेट की के ऊपर। इसकी काफ़ी डिटेल हमने पढ़ ली है, वही रिपीट हो रही है जो हम ऑलरेडी लेक्चर में इसका मैं एक वीडियो लेक्चर भी आपसे जो है उसका लिंक शेयर करूंगा, वो भी आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। ओके ताकि फर्दर जो आपकी क्यूरीज है ना, फर्दर जो आपकी क्यूरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। अब अगर आप देख लें, फर्स्ट का पता चल गया, सेकंड, थर्ड का, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज दैट रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, A, B, and C in a relation such that for each value of A, there is a set of value for B and a set of values for C. However, the set of values for B and C are independent of each other. ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, एक वैल्यू है कुछ डिपेंड करिए एक एट्रीब्यूट पे, कुछ वैल्यू डिपेंड करिए बी एट्रीब्यूट। तो ऐसी जो ट्राइवियल एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंसीज होती है ना, उसको भी हम सेपरेटली जो है वो टेबल पे कर देते हैं ताकि वो एक नॉन ट्रिवियल बन जाए इफ नीदर ऑफ द अबव टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है। अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए यूनियन बी जो है वो रिलेशन या टेबल का पार्ट हो, इसका ये मतलब है कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है, कि एक जो एट्रीब्यूट है वो बी पे भी डिपेंड कर रहा है, वो सी पे भी डिपेंड कर रहा है, और बी और सी जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो ऐसी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, द रिलेशन दैट हैज नो जॉइंट डिपेंडेंसी, कि जिनमें हम जो है वो जॉइन ना लगा सकते हो, जिनमें जॉइंट डिपेंडेंसीज ना हो। ठीक है। तो वो हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, लूजलेस जॉइंट डिपेंडेंसी, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, जो इंश्योर करती है कि हमारे पास जो टपल्स हैं वो जनरेट तब हो व्हेन रिलेशन आर यूनाइटेड थ्रू अ नेचुरल जॉइन ऑपरेशन। जब हमारे पास नेचुरल जॉइन का ऑपरेशन होगा तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करे डिकम्पोजिशन की। तो जॉइंट डिपेंडेंसी हमने दो तरीकों से देख ली, मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख ली और थ्रू जॉइंस भी हमने देख ली है। जब ये एक दफा आप इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे, मैंने तो ऑब्वियस पिछला लेक्चर भी आपको रिवाइज करा, उसकी आपने असाइनमेंट भी किया, होपफुली आपको तीन नॉर्मलाइज थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आप इजीली कर लेंगे। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दी, जो मल्टी वैल्यू हमारे पास थी, कि एक वैल्यू जो है वो एक रो टेबल के अंदर भी है, वो दूसरे टेबल के अंदर भी है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ज्वाइन भी लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। वो दोनों आपने इजीली देख ली, अलजेब्रिक इक्वेशन में भी देख ली और थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी आपने देख ली। फर्दर मैं इसका एक इजी वर्जन मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप मुझसे शेयर कर लें।
और यहाँ तक सर तकरीबन एक हम, क्वेश्चन हाँ था। जी जी, यहाँ तक हमारा मोस्टली जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हमने कवर कर लिया है। यहाँ से ऑनवर्ड जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, एक मिनट मैं स्लाइड से देख लेता हूँ।